नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानी बेस्या की लड़की का तीसरा तथा अंतिम भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि अपना सर्वस्व निछावर करके भी वो प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकती है जितना एक सहधर्मिणी का अधिकार होता है। अब आगे की कहानी। इसी प्रकार 6 महीने और बीत गए। आज वही तिथि थी जिस दिन छाया और प्रमोद विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक हुए थे। वह आज बड़ी प्रसन्न थी। सवेरे उठते ही उसने स्नान किया, एक गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी, जो कुछ आभूषण थे वह सब पहनकर वह प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रमोद उठे और उठकर प्रतिदिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे। छाया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, आज जरा जल्दी लौटना। क्यों, कोई विशेष काम है? प्रमोद ने पूछा। आज अपने विवाह की वर्षगांठ है ना? कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ छाया ने उत्तर दिया। होगी, उपेक्षा से कहते हुए प्रमोद ने साइकिल उठाई और वे चल दिए। छाया की आंखें डबडबाईं। वह कातर दृष्टि से प्रमोद की ओर तब तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। फिर भी भीतर आकर अन्य मनस्क भाव से घर के काम काज में लग गई। भोजन में आज उसने कई चीजें जो प्रमोद को बहुत पसंद थी बनाई, किंतु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर न लौटे तो वह चिंतित सी हुई। उससे रहा न गया। उठकर वह प्रमोद के घर की तरफ चली। जहाँ न जाना चाहती थी वहीं गई, जो कुछ न करना चाहती थी वही किया। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रभूषण तख्त पर बैठे हैं। छाया को देखते ही वे कुछ अस्तंभित से हुए, किंतु तुरंत ही आदर भाव प्रदर्शित करते हुए बोले, आओ बेटी, कैसे आई हो? आओ आओ बैठो। छाया को ससुर से इस सद्व्यवहार की आशा न थी। वह उनके इस व्यवहार पर बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी समझ में न आता था कि वह प्रमोद के विषय में कैसे पूछे। इसी पसोपेश में वह कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। अंत में अपने सारे साहस समेटकर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? किसे? प्रमोद को पूछती हो? वह तो इधर कल शाम से ही नहीं आया, पर हाँ, वह प्रायः मिस्टर अग्रवाल के यहाँ बैठा करता है। तुम ठहरो, मैं उसे बुलवाए देता हूँ, चंद्रभूषण ने उत्तर दिया। उधर प्रमोद की माँ दरवाजे की आड़ से खड़ी खड़ी छाया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कैसी चाँद सी है। चाल ढाल से भी कुलीन घर की बहू बेटियों से कुछ अधिक ही जचेंगी, कम नहीं। बातचीत का ढंग कितना अच्छा है, कितना कोमल स्वर है, कितना मधुर है। चूल्हे में जाए वह समाज, जिसके कारण मैं इस हीरे के टुकड़े को अपने घर में आंखों के सामने नहीं रख सकती। छाया फिर बोली, आप उन्हें न बुलवाकर मुझे ही वहां पहुंचवा दे तो अच्छी बात है। कह के चंद्रभूषण अपने एक विश्वासपात्र नौकर के साथ छाया को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजकर भीतर आए। पत्नी से कहा, वह लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया है आज आई थी? पत्नी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, वह बेचारी तो तुम्हारे दरवाजे तक आई और तुमसे इतना भी न बन पड़ा कि उसे घर के भीतर तक लिवा लाएं। चंद्रभूषण सिर खुजलाने लगे। वाह, मैंने तो तुम्हारे ही डर के मारे नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाने को क्या हुआ था, अपनी ही तो बहू है। फिर वे उठकर भीतर गए। अलमारी से वही कंगन की जोड़ी जो उस दिन उन्होंने खरीदी थी लाकर पत्नी के सामने धर दी। बोले, लो, अब जब आवे तो उसे यह कंगन पहना देना। सुमित्रा ने चकित दृष्टि से एक बार कंगन और एक बार पति की ओर देखा, फिर प्यार किंतु तिरस्कार स्वर में बोली, मेरे लिए तो ऐसा कंगन कभी न लाए थे। अपनी बहू के लिए कैसे चुपचाप खरीद लाए, किसी को मालूम भी न होने पाया। अरे तो ऐसे कंगनों के लिए कलाई भी तो ऐसी चाहिए ना। कहते कहते चंद्रभूषण बाहर चले गए। कंगन उठाकर सुमित्रा ने रख लिए और उसी दिन से फिर छाया की बाट जोहने लगी। छाया ने मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा, प्रमोद ताश के खेल में तल्लीन है। वहां पर कई जुवक और युवतियां भी हैं।
प्रमोद सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहाँ पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या शांता को छोड़कर छाया किसी को पहचानती न थी। शांता से छाया का परिचय भी प्रमोद ने ही करवाया था। शांता प्रमोद की बाल सहेली थी और वे उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज प्रमोद का शांता के पास इस तरह बैठे रह जाना और छाया की उपेक्षा करना छाया को बड़ा कष्टकर जान पड़ा। वह सोचने लगी, यहाँ न आती तो अच्छा होता। वह बैठ न सकी। 10 मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही। अंत में शांता की नज़र उस पर पड़ी। उसने उठकर छाया को आदर के साथ बैठाया। प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही, पर उसके मित्रों के घर तक पहुंचना अच्छा न लगा। उन्होंने वहीं सबके सामने उसे डांट दिया। वे सिर से पैर तक जल उठे। कुछ देर वहां बैठकर फिर वे अपने घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने छाया को खूब आड़े हाथों लिया। जो कुछ जी में आया क्रोधावेश में कहते गए। क्रोध में न मनुष्य में बुद्धि रह जाती है न विवेक। प्रमोद ने जो कुछ कहना था वह भी कहा और जो कुछ न कहना था वह भी कहा। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि तुम अपने परिवार की चाल तो छोड़ नहीं सकोगी। गली गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। तुम तो मालूम होता है वही करोगी जो तुम्हारी माँ आज तक कर रही है। छाया कट सी गई। अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि कुछ बोलकर अपना अहित छोड़कर वह हित नहीं कर सकती। अंत तक अपने इस कार्य के लिए वह विनम्र भाव से प्रमोद से क्षमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही अब उससे ऐसी भूल कभी न होगी। किंतु प्रमोद अपने को शांत न कर सके। वे उन्मत्त की तरह कभी टहलते और कभी चुपचाप लेट जाते। अंत में कुछ देर तक इधर उधर टहलकर वे छाया से बोले, छाया, मैं तो मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ शांति मिलती है। शांता के पास जाकर मैं एक प्रकार के सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। वहाँ मैं सारी दुश्चिंताओं से क्षण भर के लिए अपने आप को मुक्त पाता हूँ। वहाँ मैं जितना अधिक रहूँ रहने दिया करो। तुम्हारे पास मुझे सिवा ग्लानि और क्षोभ के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास मैं शांति नहीं किंतु अशांति ही अधिक पाता हूँ। शीतलता नहीं, मुझे जलन होती है। और सच तो यह है छाया कि अब मैं तुमसे घृणा करने लगा हूँ। तुम्हारी माँ के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तुम्हें स्वतंत्र किए देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जाकर सुख से रह सकती हो। मैंने तो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहकर भर पाया। बस अब और मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो। रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहाँ जाने दो। कहते हुए प्रमोद बाहर चले गए। छाया वही धरती पर लोट लोट कर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वह कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार उसे शून्य सा होता हुआ जान पड़ा। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस्व कोई बरबस उससे छीन लिए जाता है। वह चीख पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। पड़ोस की कुछ स्त्रियों ने आकर उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए। छाया उठ बैठी। उस दिन वह भोजन न कर सकी। इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगांठ संपन्न हुई। प्रमोद बहुत रात गए घर लौटे। छाया तब तक सोई न थी। वह अब भी रो रही थी। छाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आ गई। उन्हीं की ओर से संग्राम की सांधि का प्रस्ताव पेश हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया। रात अच्छी कटी, किंतु फिर सवेरे से वही रफ्तार बेढंगी जो पहले से थी वो अब भी है आरंभ हो गई। प्रमोद फिर कुछ तेज बातें कह के चल पड़े और छाया रोती रह गई। राजरानी अपनी पुत्री की दुर्अवस्था के विषय में प्रतिदिन सुना करती थी। उसने फिर अंतिम शस्त्र फेंका, दासी से कहला भेजा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। छाया चाहे तो आकर मेरे साथ सुख से रह सकती है। यह इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति उसी की है। वह इतना कष्ट क्यों झेल रही है? अभी उसकी माँ तो जीवित है, इतना तो सोचे। छाया ने उसके उत्तर में माँ को कहला भेजा, मेरी नसों में सीता और सावित्री का खून दौड़ रहा है। मैं आर्य महिला हूँ। मैं अपने पति के चरणों को छोड़कर नहीं जा सकती।
सीता और सावित्री का महान आदर्श मुझे कहता है कि पति ही मेरा परमेश्वर है। पति को छोड़कर स्त्री की कहीं दूसरी जगह गति नहीं हो सकती। उनसे कहना कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मैं उन्हें अपनी माँ नहीं समझती। मेरी माँ होती तो मेरी ही तरह पवित्र जीवन बिताती। इस उत्तर से राज रानी के स्वाभिमान को धक्का सा लगा। उसने सोचा, अभी और ठोकरे खाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आवेगी, तब अपने आप चली आवेगी। जैसे ही दासी घर से बाहर निकली, प्रमोद ने घर में प्रवेश किया। वह सिर से पैर तक जल उठे। घर के अंदर जाते ही उन्होंने बेकसूर ही सारा क्रोध छाया पर उतार दिया। छाया के हर छोटे छोटे कार्य को अब वे संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें उसके ऊपर विश्वास न रह गया था। उसकी हर एक भाव भंगी में उन्हें कुछ छल, कुछ धोखा दृष्टिगोचर होता था। उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और छाया के सच सच कह देने पर भी वे विश्वास न कर सके। क्रोध में उन्मत्त से हो रहे थे। क्रोध के साथ बोले, छाया तुम जाओ, जाओ अपनी माँ के साथ रहो, मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने में मुझे कष्ट भर होता है और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम अपने आप ही मुझे छोड़ दो। मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी न रह जाएगी। मेरा कहना मानो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो छाया। तुम भी सुख से रह सकोगी, मैं भी सुख से रहूँगा। छाया ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहते जाते थे। उसने हिचकियों के साथ कहा, प्रमोद, तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मैं कर दूंगी। व्यंग और उपेक्षा की हंसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ हाँ, यही चाहता हूँ छाया, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी इतनी बात मान लोगी, मुझे बड़ी शांति मिलेगी। शाम को घर लौटकर प्रमोद ने देखा, छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंद हुई। प्रमोद पागलों की तरह छाया की लाश पर गिर पड़े। आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली, जिसमें छाया का चित्र और उसका अंतिम पत्र है, बड़ी सावधानी से हृदय से लगाए हुए नगर के सुनसान स्थानों में या खंडहरों में देखे जाते हैं। वे न कभी किसी से बोलते हैं और न किसी की बात का उत्तर देते हैं। हाँ, अपने आप ही वे कभी कभी एक विचित्र प्रकार की आवाज़ से कुछ कहते हैं, जिसको बस वे ही समझते हैं और कोई नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली कहानी भी मैं आप तक